राम राम सा। डीडी राजस्थान और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के संयुक्त तत्वाधान में बने विशेष कार्यक्रम मरूरो गौरव ऊंट में आप सगड़ा दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। मैं आपरे साथ है मनीषा चौहान और जिया के आपनो कार्यक्रम को नाम ही है मरूरो गौरव ऊंट। और ऊंट नाम सुनते ही देखो आपने सबका कई ख्याल में आवे है, एक रेगिस्तान को चित्र अपने दिमाग में उभर का आवे कि रेगिस्तानी इलाको है और ऊंट आपने दिखाई दे रहा है। ऊंट आप जिया कहा कि रेगिस्तान रो जहाज वो आपनो ऊंट है और राज्य पशु की बात करा राजस्थान के तो वो भी आपनो ऊंट है। तो कई ऐसी विशेषता है कि अब इतनी विषम परिस्थिति में भी आपा पशुपालन के नाम पे ऊंट ना आपा पाल रहा कई विशेषता है वह तो सब आपा जाना गई, लेकिन खास बात करांगा एक आवास ने लेके और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है भी में की तरीके से ऊंट अनुकूलन कर रहे है भी पे भी आपा जानकारी लेंगे। तो आज आपनो विषय भी है ऊंट का आवास प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रति ऊंट का अनुकूलन। और ये विषय पर जानकारी देने के लिए आपने साथ पधारा है डॉक्टर विश्वरंजन उपाध्याय जी। आप वैज्ञानिक हैं पशु शरीर क्रिया विज्ञान से और आप पधारा है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब जी के आप आज ऊंटा के बारे में जानकारी लेंगे और विशेषकर एक आवास के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो पहला तो आप स्थिति जानागा कि आपने जो राजस्थान है या आसपास का जगह राज्य है बा में जलवायु परिवर्तन से अब यहाँ की स्थिति में कितो बदलाव आयो है। अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है जी। सीधे सरल शब्दों में बात की जाए तो ये वातावरण जिसमें तापमान हो गया या मौसम है, इसमें लंबे समय तक का जो प्रभाव है, जो बदलाव है, वही जलवायु परिवर्तन है जी। तो हम लोग जैसे पिछले 3-4 दशकों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि ऊंट की जनसंख्या में निरंतर घटौती होते आ रही है। बहुत ही जनसंख्या में कमी आ गई है जिसके कारण अभी ये भारत में करीब 2 लाख तक ही सीमित रह गया और राजस्थान में 1.5 लाख तक ही इसकी संख्या रह गई है। तो हम जैसे कि जान रहे हैं कि इसमें जो मुख्य कारण है वो है शहरीकरण, मशीनीकरण, सरकार के चारगाह को लेकर बदलते नियम और जो मुख्य कारण है वो है जो नई पीढ़ी है हमारी उसका इसमें ऊंट पालन में कम रुचि दिखना है। इन सब के अलावा जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जलवायु का भी इसमें बहुत ही अहम भूमिका है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे जलवायु हमारे ऊँटों को प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले ये तो प्रत्यक्ष रूप से इसकी वृद्धि को घटा रहा है, उत्पादन क्षमता घटा रहा है, साथ ही साथ इसमें प्रजनन क्षमता को भी कम कर दे रहा है क्योंकि ऐसा मौसम में और वातावरण में बदलाव आ रहे हैं जिससे इसके प्रजनन क्षमता भी जो इनका पीरियड है हीट पीरियड वो घट रही है जी। अब प्रत्यक्ष रूप की बात की जाए तो इसमें आता है कि अनियमित वर्षा, सूखा, ये सब के कारण जो वनस्पति है इनकी प्रजातियां कम हो रही है और साथ ही साथ इनकी गुणवत्ता घट रही है। तो कुल मिला के इससे उत्पादकता में भी घटी हो रही है जी। तो जी आप कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन आप अभी देख ही रहे हैं और हर चीज़ में अपने कुछ ना कुछ बदलाव महसूस भी हो रहे हैं। तो अगर ऊंट पालन की बात करें तो एक तो ऊँटा की संख्या में कमी अपन अठे देखने ने मिली है और एक उत्पादन भी धीरे धीरे कम हो है। अगर जलवायु परिवर्तन का कारका ने भी आपा जाना कि कौन कौन सा ऐसा कारक है जिसकी वजह से ऊंट पालन में और वहाँ के पोषण में कमी आ रही है, तो वह कारक कौन कौन सा है। बहुत ही सही बात पूछा आपने। तो इसके बहुत सारे भिन्न भिन्न कारण हैं। तो जो मैं प्रमुख कारणों के बारे में बताना चाहूँगा तो सबसे बड़ा इसका जो कारण है वो बढ़ता हुआ तापमान। हम जान रहे जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, अन्य मवेशी के बारे में सुने होंगे जैसे भैंस, गाय, इसमें क्या होते हैं स्ट्रेस मतलब तनाव बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं और इससे इनके अंदर जो उत्पादकता है वो गिर जाती है। उसी प्रकार ऊँटों में भी ये तनाव बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है 40-42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो इनमें भी इनको ऊर्जा की खपत करनी पड़ती है ताकि ये अपने शरीर को संतुलित बनाए रखे। दूसरा जो कारक है वो है अनियमित वर्षा। जैसे मैंने पहले बताया अनियमित वर्षा से क्या होता है जो भी वनस्पति जो इनको चरने के लिए खाने के लिए उपलब्ध है उनमें कमी आ जाती है तो इनका पोषण जो संतुलित आहार है वो कम हो जाता है और इनकी उत्पादकता घट जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है क्या कि इससे नए नए रोग आ रहे हैं। जो ऊंट पालक होते हैं वो घुमंतू टाइप के होते हैं, वो ज़्यादा चिकित्सा का उनको सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है पर लेकिन जैसे जैसे नई नई बीमारियां अभी आ रही है तो उनको इसके लिए चिकित्सा की सुविधा
उनको निरंतर ज़रूरत पड़ने लगी है और आने वाले समय में और भी पड़ेंगी। तो ये भी एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात है कि चिकित्सा सुविधा की ज़्यादा अब ज़रूरत पड़ेगी ऊँट पालकों को भी, जो माना जाता है कि ऊँट ज़्यादातर रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उनमें पहले से विकसित थी। चौथा बात है कि नए नए ये अनियमित वर्षा के कारण जो वर्षा का पैटर्न में बदलाव हो रहा है, उसके कारण जो रोगवाहक है जैसे मक्खियाँ हो गई, कीट हो गए, टिक्स हो गए, माइट्स हो गए, इनका प्रजनन ज़्यादा हो रहा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊँट को क्षति पहुंचा रहे हैं, जिनके कारण ना ही स्वास्थ्य की हानि हो रही बल्कि जो ऊँट पालक बंधु हैं उनकी उत्पादकता भी घट रही है। और अंत में मैं बोलना चाहूँगा ये से कुल मिला के जल का स्रोत भी प्रभावित हो रहा है, सूखा का ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। इसके कारण केवल उत्पादकता ही नहीं, ऊँटों में व्यवहार में और उनके जीवन शैली में भी बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। आप एक तो अपना अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करा तो अभी की जलवायु भी इतनी विषम है, शुरू से आप देख सका कि पश्चिमी राजस्थान में इंसान भी कितनी मुश्किल से रह पावा भी के अंदर। तो ऊँट ना आप पहले से देखा तो यहाँ लगा कभी वो कम पानी पीर भी रह जावे है ना, कम चीज़ ही चाहिए। लेकिन अब जहाँ जहाँ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हर पशुपालन में कुछ ना कुछ परेशानियां सामने आ रही है। जहाँ मौसम के हिसाब से आप बताए हो, तापमान बढ़ रहे हैं, भी दिक्कत है, और बारिश को जहाँ टेम है वह टेमू नहीं आणो, और अलग अलग जो मौसम परिवर्तन हो भी में अलग मक्खी मच्छर जो पैदा हो रहे हैं, से भी आपने पशुओं में दिक्कत आवे है। तो बात हुई कि क्या जलवायु परिवर्तन हो रहे है और कहीं कहीं परेशानियां अभी आपने जगह ऊँटा में है वह देखने ने मिल रही है। तो ऊँट पालन के अंदर आप आवास की अगर बात करा, क्योंकि कोई भी पशुपालन ने आप ले लेवा तो भी मैं आवास को अलग अपनो महत्व है। तो आवास प्रबंधन की बात करा तो ऊँटा के लिए किसो होना चाहिए आपने पशुपालन के अंदर, ऊँट पालन के अंदर, और पानी की व्यवस्था की तरीके की होनी चाहिए? अगर आवास की बात की जाए तो ऊँटों के लिए हम लोग क्योंकि ऊँट पालक जीरो इनपुट वाले कंसेप्ट, मतलब न्यूनतम लागत वाले कंसेप्ट पर विश्वास रखते हैं, जिसमें वो आवास प्रणाली पे ज़्यादा खर्चा करने के लिए वो मतलब तैयार नहीं रहते हैं। लेकिन क्योंकि समय की मांग है, हमारे चारागाह सिकुड़ रहे हैं, सरकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नियम भी कुछ हद तक बदल रहे हैं, जिसके कारण हमें स्टॉल फीडिंग की ओर आने वाले समय में हमें उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी क्रम में क्या होगा कि जो एक्सटेंसिव सिस्टम है, मतलब जो ऊँटों को बाहर जंगल में सालों भर रखा जाता है या कोई भी खाली भूमि में रखा जाता है ऊँटों को, उनके लिए कोई खास करके आवास की सुविधाएं ऐसा हमारे ऊँट पालक नहीं बनाते हैं। लेकिन उससे हटकर हमें सेमी इंटेंसिव सिस्टम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या है कि किसान छोटा सा एक जो भी उपलब्ध फूस है, जैसे हमारे यहाँ जो खीफ पौधा कहा जाता है, खीफ का पौधा, उसका उपयोग करके उसकी छत का निर्माण कर सकते हैं। बांस और बल्लियाँ से चारों तरफ घेराव करके ऊँटों को रखा जा सकता है। पर हमको एक बात ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि ऊँटों को ऐसे हमको एकदम बंद करके गाय भैंस जैसा नहीं रख सकते हैं। उनके लिए हम पर्याप्त उनके मूवमेंट के लिए, चलने फिरने के लिए हमको उनको जगह देना पड़ेगा, ताकि उनमें अंदर जो नेचुरल व्यवहार है, जो सामान्य व्यवहार है, वो प्रदर्शित कर सके। नहीं तो वो उनमें तनाव आने लग जाएगा, क्योंकि ये अपने आप को घुमंतू जैसा ढाल चुके हैं। तो इसी हिसाब से हमें जो सामान्य चीज़ें जो हमारे क्षेत्र में उपलब्ध है, जैसे खीफ के पौधे, वो बहुत उसका वो ठंडक प्रदान करने का भी काम करता है। तो जैसे टेम्परेचर वातावरण का उसमें तनाव बढ़ेगा तो उससे वो कम भी करेगा, साथ में वो शेड का काम करेगा। और अगर 18 फीट की ऊंचाई में रखेंगे तो वेंटिलेशन भी परस्पर हमारे ऊँटों को मिलता रहेगा। तो इससे क्या फ़ायदा है कि इससे ऊँट को डायरेक्ट जो सूरज की किरणों है उससे भी बचाव मिलेगा, उससे कारण उसका जो तनाव के कारण जो ऊर्जा का खपत होता है उससे बचेगा, तो उत्पादकता भी बढ़ेगी और उसका व्यवहार भी संतुलित रहेगा। और अगर मैं जो पानी की बात किया जाए तो पानी के लिए हम कच्ची नाद का इस्तेमाल करके मिट्टी से बना के उसको देना चाहिए, क्योंकि अंततः अगर हमें दूध की जो उत्पादकता बढ़ानी है तो हमको ऊँटों को, ऊँटनियों को पानी का रोजाना हमें उन्हें पिलाना चाहिए। छोटे अगर ऊँट पालक की बात की जाए, अगर वो इन निर्माण में उनके लिए संभव नहीं है तो वो अपने ऊँटों को पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। बस एक बात की ध्यान देनी है कि उनको डायरेक्ट, जब गर्मी के दिनों में डायरेक्ट सूरज में ना रखें। इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ऊर्जा का लॉस होता है अपने उष्मा को निषेचन करने के लिए।
तो अगर आवास की बात करिए, आवास को प्रबंधन सही होना चाहिए, अभी में एक तो साफ सफाई को कितो अपन ध्यान रखना है, और अगर प्रणाली की बात करी जाओ तो कितने तरीके की प्रणालियां हैं वहाँ का आवास की व्यवस्था की? साफ सफाई की बात की जाए, जैसे बताया कि आप जहाँ भी ऊँट रखते हैं वो हमारे जो है रेगिस्तान वाले जगह है, तो वहाँ पे जो बालू होते हैं वो ढीले बालू हो जाते हैं रहते रहते, तो उसको हमें परस्पर उसको बदलना चाहिए, उसका बालू को नई रेत उसमें डालना चाहिए, क्योंकि जो मल मूत्र ये सब से वहाँ पे गंदगी फैलती है, उससे बैक्टीरियल और भी तरह के कीटाणु विषाणु वहाँ पनपने की खतरा है, तो उससे उसका बदलाव करना चाहिए। हमारे चूना है या और भी जो भी बाजार से उपलब्ध ऐसी चीज़ें हैं उनको छिड़काव करनी चाहिए, ताकि ये सब कीट मच्छर मक्खियाँ ये सब का कम प्रकोप रहे। दूसरी बात है, और कैसी कैसी प्रणाली है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुख्यतः हम जो अपने मवेशियों के लिए 3 तरह की प्रणालियों की बात करते हैं। एक तो एक्सटेंसिव सिस्टम होता है जिसमें बाहर ही छोड़ देते हैं जानवरों को, इनके लिए कोई प्रवास की सुविधा नहीं होती है, जंगल में जैसे ऊँटों को छोड़ देते हैं। दूसरी होती है लूज हाउसिंग सिस्टम, मतलब कि उनको एक आवास का सुविधा भी देते हैं और साथ में वो खुला होता है जिसमें वो चर फिर भी सकते हैं। और एक जो अंतिम होता है जो शहरों में मोस्टली देखा जाता है हमारे गाय भैंस के केस में, इंटेंसिव सिस्टम, उसमें उन्हें बांध के रखते हैं। बट ये बांध के रखने वाला सिस्टम जो है ऊँटों के लिए कम कारगर है। हाँ, दूध में बहुत ज़्यादा तो गिरावट नहीं देखने को मिली हमारे शोध के हिसाब से, लेकिन उसके उन ऊँटों में व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया और उससे वो साफ झलकता है कि वो तनावग्रस्त हो जाते हैं ऐसी प्रणाली में। तो कहने को मतलब है कि ऊँट पालन में आपने सही आवास या सही प्रणाली ने आपने अपनानो है ताकि बीमा भी स्ट्रेस नहीं आवे, जी आप कह रहे हैं। और एक गर्मी के मौसम की अगर बात करा तो गर्मी के मौसम में कहीं विशेष वहाँ के लिए कुछ आपने करना चाहिए, कहीं कहीं वहाँ में बदलाव आ सके है, ऊँटा पर कहीं प्रभाव पड़े गर्मी को? जैसे कि हम लोग सब शुरू से यही समझते हैं कि ऊँट रेगिस्तान में होते हैं तो इनमें गर्मी का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि ऊँट ये गर्मी के प्रति या मतलब जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले हैं, ये अनुकूलित है इस तापमान में या इस वातावरण में। लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा अगर तापमान बढ़ जाए 42 डिग्री सेल्सियस से, तो इनमें भी पसीना आना शुरू हो जाता है और इन्हें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मतलब तनाव देखने को मिलता है। हम लोग देख रहे हैं कि इनमें थर्मोन्यूट्रलिटी एक ऐसा ये केंद्र है जिसमें जानवरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है वातावरण के बदलने में। ये सीमा ऊँटों में बड़ी है, पर लेकिन बहुत ज़्यादा अगर अत्यधिक तेज़ी से जो जलवायु बदल रहा है इसके कारण ये थर्मोन्यूट्रलिटी जोन है, इससे टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो ये इन ऊँटों को भी प्रभावित करने लग जाती है और इसमें बहुत सारे तनाव वाले संकेत हमें देखने को मिलते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब जी के अभी जलवायु परिवर्तन को टेम चल रहे हैं और मशीनरी हर चीज़ में काम आ रही है, तो इस दौर में मशीन के युग के अंदर आपा ये जो ऊँट है अपनो पशु, इन्हें आपा आदर्श पशु क्या मान सका? इनमें आदर्श पशु, पहले हम इसका उत्तर ऐसे मनीषा जी हम देना चाहेंगे कि ऊँट में बहुत सारे अडेप्टेशन है, मतलब शारीरिक अनुकूलन क्षमता है। इनके अंदर जो भी आप शरीर को देख लें उसमें कुछ ना कुछ खासियत है जो उन्हें इस क्षेत्र में मतलब ग्रो करने के लिए सामान्य वातावरण में अगर गाय भैंस को रखे और इनको रखे तो इनमें दूध उत्पादन का या प्रजनन का क्षमता ज़्यादा है। तो कैसे है, जैसे इनके देखिए इनके पैर लंबे हैं। इस लंबे पैर से क्या फ़ायदा होता है, जब गर्म रेत होती है तो जो सूर्य के किरण टकरा के इनके जो मेन शरीर का है हिस्सा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो इससे ये गर्मी से बचे रहते हैं। दूसरा क्या फ़ायदा है, इनके जैसे शरीर में छोटे छोटे बाल हैं, इसके कारण ऊष्मा का निषेचन भी आसानी से होता है। इनके आँखों में कान में बाल ज़्यादा मिलते हैं बाकी जानवरों के तुलना में, इससे जो उड़ते हुए धूल है उनसे ये बच पाते हैं। बाकी जानवर क्या होते हैं, होम्योथर्म्स होते हैं। होम्योथर्म्स का मतलब वो बाहर का जो भी तापमान रहे बदलते रहे, अंदर का तापमान वो एक जैसा रखते हैं। लेकिन क्या ऊँट है, ऊँट एडेप्टिव हेटेरोथर्म है। बहुत ज़्यादा पानी के संकट में या तापमान जब बढ़ जाती है तो इस स्थिति में ये क्या करते हैं, अपना शरीर का तापमान को सुबह शाम दिन में ये परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इनमें ये अलग तरह का गुण है। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि जब दिन में तापमान जब ज़्यादा होती है तो ये उष्मा को अपने शरीर में स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, और जब रात में तापमान कम हो जाती है तो इससे उष्मा अपने आप
उष्मा का निषेचन हो जाता है बिना कोई भी ऊर्जा को खपत किए हुए। तो इसीलिए ये कम संसाधन वाले जगह में भी, रेगिस्तान में जहाँ पे ऐसा पोषक कम है हमारे वनस्पतियों में, तो वहाँ भी ये जीवित रह लेते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा इनके घुटनों में, छाती में हार्ड पैड है, जो मतलब एक तरह से मरी हुई त्वचा के तौर पे आप समझ सकते हैं, जिसके कारण जब भी ये बालू से इनका संपर्क होता है तो इनका जो शरीर है, मुख्य शरीर, उसमें गर्मी का प्रकोप कम पड़ता है। उसके बाद आप देखे होंगे, सब लोग जानते ही हैं कि ऊँटों में कुबड़ होती है। तो कुबड़ की भी खासियत है, बाकी जानवरों में तो नहीं होती है। तो ये क्या है, इसमें ये वसा जो फैट है उसको स्टोर करते हैं। तो जब भी ऊर्जा की कमी हो जाती है तो इससे वो ऊर्जा संचित कर लेते हैं, और साथ साथ में मेटाबॉलिक वाटर भी, इससे जब भी मेटाबॉलिक वाटर होता है उससे वो भी साथ में बनता है। तो एक और ये इनको फायदा होता है। और सारी की सारी अगर वसा जो फैट है एक जगह पे अगर है तो बाकी जगह से ज़्यादा उष्मा जो गर्मी है वो आसानी से निषेचन हो जाता है। मतलब आपका शरीर में ही इतनी विशेषता है कि वह इसी विषम परिस्थितियां में भी अपना जीवन यापन कर रहा है और जी रहा है, और देखो उत्पादन भी दे रहा है। आवास की आप बात करिए कि आपको प्रबंधन की तरीकों होना चाहिए, तो आवास के साथ साथ आपको खाना पीना में या आहार में आने कहीं देना चाहिए जो आपके लिए सही रहे? आहार के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आहार के लिए जैसे बताया कि यहाँ पे हमें जो रेगिस्तान है, क्योंकि जो ऊँट है हमारे, वो मुख्यतः शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र वाले जगहों में मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास या प्रोटीन युक्त जो खाना है या एनर्जी युक्त, उसकी कमी है। तो इस हिसाब से ऊँट ने अपने आप को ढाला है। परंतु अगर उत्पादन हमें बढ़ाना है, जीरो इनपुट वाले, कम लागत वाले कंसेप्ट से हट कर हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है, तो हमें आहार को संतुलित बनाना होगा। और इससे अगर आवास की जो प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं, इससे हमें दोहरा फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर एक तरफ हम अगर आवास का प्रबंधन हम करेंगे तो साथ में साथ हमारा पोषण का जो आहार का है उसका भी संतुलन साथ ही साथ हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ऊँट को जंगल में सिर्फ घुमंतु जानवर जैसा रखेंगे तो हम पोषण को संतुलित नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम आवास को प्रबंधन कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें डाल रहे हैं, वैसे ही वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम चारगाह विकास करें, उसमें हम बड़ी पेड़, झाड़ियाँ, बौने झाड़ियाँ, घास, ये सब का वैज्ञानिक बुआई करें, जिससे सालों भर हमें ये सब मिल सके, तो उन्हें प्रयुक्त मात्रा में पोषण उन्हें ऊँटों को मिलता जाएगा। एक और बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कार्य के हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से हमें ऊँट और ऊँटनियों को पोषण देना चाहिए। मान लीजिए कोई ऊँटनी है जो गर्मी में है, मतलब गर्मी के दिनों में, और वो दूध उत्पादन में है, मतलब लैक्टेटिंग स्टेज में है, तो उन्हें हमें कंसंट्रेट और प्रोटीन रिच दाना हमें देना चाहिए, एक्स्ट्रा में देना चाहिए। या जो ग्रोथ स्टेज में है, जो नए बच्चे हैं, उन्हें प्रोटीन युक्त दाना चाहिए। मतलब कार्य के हिसाब से, उसके उत्पादकता के हिसाब से हमें उनका आहार प्रबंधन करना चाहिए। जी, तो बिल्कुल सही बात है कि जहाँ ऊँट पालन अपना जो ऊँट पालक भाई बहन कर रहा है, तो वह अलग अलग कारणों कर रहा है। कोई ने दुग्ध उत्पादन लेना है या और कोई जहाँ बोझ ढूंढो है, ये तरीकों काम मिल रहा है। तो खाणो पीणो आपने भी तरीका हूँ रखना है, जी वजह से आप को पालन कर रहे हैं। तो एक आहार की बात हुई। अब बात करा कि जहाँ पर्यटन की बात करा, आपने विशेष रह कर अपने सांस्कृतिक तरीकों में देखो, ऊँट आपनो सांस्कृतिक पशु भी है, अपनी संस्कृति ही भी से समझ में आ जाए। अगर आप ऊँट देखा तो सबने पहली राजस्थान ही समझ में आवे, दिमाग में बाई चीज़ आवे है। तो पर्यटन में की तरीके से वो जो अपना ऊँट है वो सहयोग कर रहे है। ऊँट की जैसे मैंने कई सारे मतलब बातें बताई, उसमें अभी नई आजीविका का जो हमारी नई पीढ़ी है, ये आजीविका कम अपना रहे हैं। बट उन्हें ध्यान देना चाहिए कि आगे आने वाले समय में जैसे ऐसे विषम परिस्थिति में, जहां जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है, जहां दूसरे जो हमारे मवेशी हैं वो उतना शायद आने वाले समय में, क्योंकि बहुत तेज़ी से जलवायु परिवर्तित हो रहा है, तो वो उतना सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए आने वाले समय ऊँट का होने वाला है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमारे जो नए जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, उनको ये व्यवसाय मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए। और सिर्फ दूध ही नहीं, अलग अलग तरह के आजीविका, जैसे पर्यटन विभाग, जैसे आपने बतलाया, पर्यटन के क्षेत्र में हम ऊँटों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पर्यटन में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें है कि ऊँट का दौड़ होता है, इसमें बहुत ही दर्शक, जैसे घोड़दौड़ होता है, वैसे ऊँट के दौड़ भी हमारे देश में तो ये कम विकसित है, पर
अरब वाले देशों में बहुत ही ये प्रसिद्ध है। तो ऊँट दौड़ में हम अपने ऊँट पालकों से निवेदन करना चाहते हैं कि अपने ऊँट को इस तरह से तैयार करें कि वो दौड़ में भाग ले सके। फिर एक फर कटिंग कंपटीशन होता है कि ऊँटों में बालों से ऐसा तैयार करते हैं सुंदर सुंदर टैटू जैसा कटिंग से कि वो एकदम सुगम लगे, और उसकी भी प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें भेजे। फिर ऊँट का नाच होता है, बहुत तरह से विभिन्न हमारे यहाँ राजस्थान में हर मतलब सर्दियों में बहुत जगह मेले होते हैं। हमारे बीकानेर में भी अंतर्राष्ट्रीय ऊँट मतलब महोत्सव होता है, उसमें तरह तरह से ऊँटों को नचाते हैं जो लोगों को बहुत भाते हैं। तो वो भी एक आजीविका का साधन है। जहाँ भी पर्यटन का क्षेत्र है, जैसे बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, आप ऊँट सवारी देखे ही होंगे। बहुत ही जो विदेश के सैलानी हैं, जहाँ ऊँट नहीं होते यूरोपियन कंट्रीज में, वो लोग बहुत चाव से इसमें बैठने के लिए कुछ भी मनमानी दाम देने के लिए तैयार है। इसके अलावा अगर आप बात की जाए तो आज भी शादियों में भी ऊँट गाड़ा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हम ये बोलना चाहते हैं कि नई पीढ़ी को भी ये आर्थिक सक्षम बना सकता है। इसमें एक बात हमें ध्यान देना चाहिए कि मतलब बाकी जो भी इसमें दूध में गुण है, या इसमें और भी यहाँ पे जो सामान्य लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है, उनको मतलब प्रोत्साहित करने का ये काम है। इसके अलावा इसमें आर्थिक स्थिरता लाने में भी पूरा का पूरा सक्षम है हमारा ऊँट। बिल्कुल, आप देखा पर्यटन है वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही विशेष स्थान रखे, और आप अपना ऊँट की बात करा तो वो तो बिल्कुल अपना गौरव ही है, अपने राजस्थान को गौरव, और पर्यटन में भी एक अच्छो एक अहम स्थान वो राख रहे हो। तो पर्यटन में भी कोई खासो महत्व है, आप जी हम बतायो। अब बात करा कि पहलों जी अपना पुराना तरीका है ऊँट पालन का, यानी परंपरागत तरीका आपा कैसे कहा, लेकिन अब आपा व्यावसायिक तरीके से आपा इको पालन करना चाहवा तो इको वाणिज्यिक ऊँट पालन वो कई तरीको रहोगे। हाँ, ये बात आपने सही पूछा, क्योंकि कुल मिला के जो हमारे पशुपालक हैं, या सीधा ऊँट पालक की बात की जाए, ये ऊँट को या पशु को इसीलिए पालते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके। हमारे घर में जो पूर्वज जब पालते थे तो जनरल तरीके से पालते थे ताकि घर का रोजमर्रा का काम जो दूध है 1-2 लीटर मिल सके। पर अगर कोई किसान, कोई पशुपालक अगर किसी जानवर को रखता है तो वो चाहता है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी तभी होगा जब उसका वो व्यावसायिक उस काम को करे, और व्यावसायिक तभी होगा जब उसमें वो वाणिज्य को लाए, मतलब कॉमर्स को लाए। कॉमर्स मेरा वाणिज्य कहने का यही मतलब उद्देश्य है कि हम हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करें। मतलब कि कब ऊँटनी में ब्यान हो रहा है, उसको कब अगला हीट आ रहा है, उसमें कितना दिन बीत रहा है, कब करवाना है, उसके बाद दूध का कितना हर दिन उत्पादन हो रहा है, कितना में वो बेच रहे हैं, कहाँ ज़्यादा बेच सकते हैं। ये सब चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करें, चारा का कैसे प्रबंधन करें, उसमें कितना खपत हो रहा है, तो अगर हम कोई चीज़ की गणना करना चालू करते हैं तो उसमें हम प्रॉफिट और लॉस को हम देख सकते हैं, उसमें छांट सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम वाणिज्यिक उत्पादन में जाएं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल। अब जहाँ आपा अलग अलग काम की वजह से आपा ने ऊँट पालन आपा कर रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ खातर नस्लें भी अलग अलग होगी। जहाँ दूध के लिए कोई विशेष नस्ल होगी जो ज़्यादा दूध दे रही हो, या आपा बाल खाल की भी बात कराएं या मांस की बात कराएं, भी के लिए शायद अलग नस्ल होगी। तो कौन कौन सी नस्ल अभी आपने खास है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के अंदर देखा? तो भारत में कुल 9 प्रकार के ऊँट है जो NBAJR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च करनाल में, उनसे प्रमाणित 9 ब्रीड्स है। पर मुख्य अगर हम ऊँट को 2 भाग में अगर विभाजित करें तो उसमें 2 कुबड़ के ऊँट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलते हैं, वो कोल्ड एरिया में, मतलब ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में मिलते हैं। तो वो ये 2 कुबड़ ऊँट हैं, वो लद्दाख वाले नुब्रा वैली वाले क्षेत्र में मिलते हैं। वो ठंडे वाले क्षेत्र में के लिए अनुकूलित है। वही बाकी के लिए बात करें, उनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। पर जो मुख्य है वो है 1 कुबड़ वाले ऊँट। इनकी जो प्रमुख टाइप है वो है बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, कच्छी, मालवी, खरई। अब आपने पूछा विशेषताएं, तो विशेषताएं के तौर पे बताना चाहें कि आप लोगों ने सुना होगा खरई ऊँट के बारे में। इसे समुद्र में तैरने वाला ऊँट के नाम से भी जाना जाता है। ये कच्छ जो क्षेत्र है गुजरात का, वहाँ मिलता है। दूध उत्पादन की बात करें तो कच्छी जो ब्रीड है उसका सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन है। तो अगर कोई दूध उत्पादन के लिए रखना चाहे ऊँटों को तो कच्छी ब्रीड को वो रख सकते हैं। इसके अलावा भी कच्छी के साथ साथ जो हमारे शोध से या हमारे
सर्वे से पता चला है मालवी नस्ल, ये राजस्थान के सीमा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्र जो मंदसौर वाला एरिया है वहाँ पे इनका जनसंख्या ज़्यादा है। ये ब्रीड भी, ये नस्ल भी दूध उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है। जी, अपना दर्शकों ने आप कहीं मैसेज देना चाहोगा, चालता चालता कहीं कहना चाहोगा कि जो अपना ऊँट पालक भाई बहन हैं बन आप कहीं कहना चाहोगा? मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि जलवायु परिवर्तन में जो व्यवहार में जो बदलाव आते हैं उसको आप एक संकेत के रूप में देख सकते हैं कि आपके जो ऊँट में है वो तनाव है, उसको आप शुरुआती संकेत के रूप में ले ताकि आपको पता चल सके। इस हिसाब से आप अपने पोषण को सही दिशा दें, आवास को सही दिशा दें ताकि उनमें कोई भी परेशानी न हो, और जो भी परेशानी को आप पहले ही पता लगाएं और जो भी पशु चिकित्सक है उनसे परामर्श करें, क्योंकि अभी सिर्फ पारंपरिक तरीके से पालने से होगा नहीं, आपको वाणिज्य की ओर जाना ही होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा नई पीढ़ी से कि आने वाला समय में जब दूसरे पशु जो गाय भैंस है जिसमें इतना कुछ करने के बाद आज रिकॉर्ड दूध उत्पादन देखा जा सकता है, वही अगर थोड़ा सा भी अगर हम ऊँटों के प्रति ध्यान दें, उनमें अगर वैज्ञानिक विधियों से उनका पालन पोषण करें तो इसमें भी हम उससे ज़्यादा हमको फायदा मिलेगा। इसलिए इस पेशे को ना छोड़ें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित हों। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आप अपने दर्शक भाई बहन दी, तो बिल्कुल आगे बहुत काम आना आ रही है जानकारी। तो दर्शक भाई बहनों फिर मिलांगा ऊँट से जुड़ी और नई जानकारी ले, तो तब तक दो इजाज़त, राम राम।